नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं न्यूज एट 10 के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा। आज करेंगे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाकात। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए साबित होगा गेम चेंजर। कृषि, उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों पर व्यापक असर। अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने के लिए शुरुआती समझौते पर हुए सहमत। शुक्रवार को जिनेवा में होंगे हस्ताक्षर। जर्मनी, ब्रिटेन, जापान समेत कई देशों ने जताई क्षेत्रीय स्थिरता की उम्मीद। पश्चिम एशिया में शांति बहाली की खबरों के बीच शेयर बाजार में उछाल। सेंसेक्स 1100 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ खुला। निफ्टी पहुंचा लगभग 24,000 के पास। और दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। कुछ हिस्सों में बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक पहुंचने की संभावना। सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ है। ब्रातिस्लावा के होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का पारंपरिक तौर से स्वागत किया गया। उनका अभिनंदन स्लोवाक संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हुआ। स्लोवाक संस्कृति में इस तरह का स्वागत आतिथ्य, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री के शानदार अभिनंदन की कड़ी में पारंपरिक स्लोवाक लोक नृत्य प्रस्तुति भी हुई। वहीं लूचनित्सा कला दल ने प्रधानमंत्री का स्वागत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ किया। साथ ही एक स्लोवाक बैंड महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट ने वैदिक मंत्रों और भक्ति संगीत की प्रस्तुति देकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोपीय देश स्लोवाकिया का दौरा कई मायनों में अहम है। साल 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों में काफी प्रगति देखने को मिली है। आखिर क्यों है भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते इतने खास? आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों को नई ऊर्जा दी है। पीएम मोदी के प्रयासों के चलते कई देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग मजबूत हुआ है। इसी कड़ी में बीते कुछ वर्षों में यूरोपीय देश स्लोवाकिया के साथ भी भारत के रिश्तों में लगातार प्रगति देखने को मिली है। इस दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के अलावा व्यापार और तकनीक समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खुले हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा कर रहे हैं। ये 1993 में स्लोवाक गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। इससे पहले अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की यात्रा की थी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को नया बल मिला। इसके बाद फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी भी भारत आए थे। वहीं 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने में स्लोवाकिया ने भी अहम सहयोग दिया था। ऑपरेशन गंगा के तहत स्लोवाकिया के रास्ते 1100 से अधिक भारतीयों को निकाला गया। दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का असर व्यापार में भी साफ देखने को मिल रहा है। स्लोवाक सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत स्लोवाकिया द्विपक्षीय व्यापार $1 अरब को पार करते हुए रिकॉर्ड $1.3 अरब दर्ज किया गया। वहीं 2025 में ये और बढ़कर $1.8 अरब तक पहुंच गया।
इसमें भारत ने स्लोवाकिया को 1.5 अरब डॉलर का निर्यात और स्लोवाकिया से 28.4 करोड़ डॉलर का आयात किया। व्यापार के अलावा राजनयिक स्तर पर भी स्लोवाकिया भारतीय हितों के पक्ष में खड़ा रहा है। स्लोवाकिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। साथ ही स्लोवाकिया ने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता दिखाई थी। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी का रूप ले रहा है। रक्षा क्षेत्र में स्लोवाकिया की हथियार बनाने वाली कंपनी ग्रैंड पावर कोयम्बटूर के पास अपनी एक सहायक कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। वहीं सितंबर 2023 में भारत और स्लोवाकिया ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान पर एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे। जून 2017 में भारत ने स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट SK क्यूब को भी लॉन्च किया था। साथ ही भारत और स्लोवाकिया के बीच साइबर सुरक्षा और डिजिटल समेत अन्य उभरती हुई तकनीकों में सहयोग पर भी चर्चा चल रही है। वहीं स्लोवाकिया के नित्रा शहर में टाटा मोटर्स के जगुआर लैंड रोवर का प्लांट होने के अलावा TCS और कई अन्य भारतीय कंपनियां वहां सक्रिय हैं। साथ ही स्लोवाकिया में करीब 11,000 भारतीय प्रवासी भी रहते हैं। स्लोवाकिया में योग, आयुर्वेद और भारतीय व्यंजनों की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा स्लोवाकिया ने भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने का खुलकर स्वागत किया है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के स्लोवाकिया के इस ऐतिहासिक दौरे से व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की नई इबारत लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीस में मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कई बड़े निर्णय हुए। फैसला हुआ कि अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक उच्च स्तरीय वार्षिक तंत्र गठित किया जाएगा। PM और राष्ट्रपति मैक्रों की बैठक में भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 तय किया गया। दोनों देश AI गवर्नेंस पर केंद्रित साझा AI वर्किंग ग्रुप स्थापित करेंगे। मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया गया। भारत और फ्रांस के रिश्तों में पिछले कुछ सालों में तेजी से प्रगति हुई है। तकनीक से कूटनीति तक दोनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और साझा समृद्ध भविष्य की इबारत लिख रहे हैं। आज से फ्रांस के एवियन शहर में होने जा रहे G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर गंभीर मंथन करने जा रही है। अमेरिका का बढ़ता कर्ज, चीन की कमजोर घरेलू मांग और यूरोप में सुस्त निवेश, ये तीनों मिलकर वैश्विक विकास के लिए नई चुनौती पैदा कर रहे हैं। G7 से जुड़े प्रमुख अर्थशास्त्रियों की ताजा रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इसी बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए नए अवसर भी उभर रहे हैं। आखिर दुनिया की इस आर्थिक तस्वीर में भारत की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए एवियन फ्रांस से अजय मिश्र की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फ्रांस के एवियन शहर में होने जा रही G7 शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताएं तय हो चुकी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने स्पष्ट किया है कि दुनिया की तमाम वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं चर्चा करेंगे वैश्विक आर्थिक असंतुलन की, बात होगी इनोवेशन की, AI की और दूसरे कई सारे भू राजनीतिक संकटों की। लेकिन अभी अर्थशास्त्रियों की ये ताजा रिपोर्ट बताती है कि अभी जो वैश्विक आर्थिक असंतुलन पूरी दुनिया में चल रही है वो भारत के लिए एक सुनहरा अवसर भी साबित हो सकती है। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 की अध्यक्षता इस वर्ष फ्रांस के पास है। इस बीच G7 इकोनॉमिस्ट्स मेमो ऑन ग्लोबल इम्बैलेंसेस शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, चीन और यूरोप के बीच बढ़ता आर्थिक असंतुलन भविष्य में वैश्विक व्यापार, निवेश और वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस बीच प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने एक अहम रिपोर्ट जारी कर वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां अलग अलग चुनौतियों से जूझ रही हैं। अमेरिका लगातार बड़े व्यापार और बजट घाटे का सामना कर रहा है। अमेरिकी सार्वजनिक ऋण उसकी GDP के लगभग 120% तक पहुंच चुका है।
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो वैश्विक वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी निर्यात और बचत पर ज्यादा निर्भर है, जबकि घरेलू मांग कमजोर बनी हुई है। रिपोर्ट का सुझाव है कि चीन को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च बढ़ाना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित बन सके। वहीं यूरोप के पास पूंजी और बचत तो पर्याप्त है, लेकिन निवेश की गति धीमी है। रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और नई तकनीकों में बड़े निवेश से यूरोप की आर्थिक वृद्धि को गति मिल सकती है। जानकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के मंच से पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दे सकते हैं। G7 की प्रायोरिटीज निकल करके आई हैं, जिसमें इनइक्वालिटी, डेट और सस्टेनेबल फाइनेंस एक मेजर क्राइसिस के रूप में आके गए। इस मौके पर जब विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से लगातार इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे G20 और ब्रिक्स में लगातार प्रधानमंत्री की भागीदारी रही है, तो इस भागीदारी को आगे बढ़ाने की दृष्टि से विश्व के इन तमाम संकटों में जहां भारत कई क्षेत्रों में नए सॉल्यूशंस और नए आयाम लगातार दे रहा है, उनकी भागीदारी एक महत्वपूर्ण मौका हमारे लिए होगा। भारत के लिए इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण संकेत छिपे हैं। वैश्विक कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हैं। भारत के पास विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का बड़ा अवसर है। मेक इन इंडिया, PLI योजना और बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश से भारत पहले ही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि चीन घरेलू मांग बढ़ाता है और यूरोप निवेश बढ़ाता है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खुल सकते हैं। रिपोर्ट में AI क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे निवेश को लेकर भी चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निवेश वास्तविक आर्थिक क्षमता से आगे निकल गया तो भविष्य में वित्तीय बुलबुले जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दिया था कि भारत केवल AI का उपभोक्ता नहीं बल्कि AI का निर्माता बनेगा। कुछ लोगों को AI में डर दिखाई देता है, लेकिन भारत को AI में भविष्य और भाग्य दिखाई देता है। AI इम्पैक्ट समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। जाहिर है भारत के लिए यह अवसरों का भी समय है और सतर्क रहने का भी। यदि भारत निवेश, विनिर्माण और निर्यात क्षमता को लगातार मजबूत करता है तो आने वाले दशक में वो वैश्विक विकास का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। फ्रांस की G7 अध्यक्षता के दौरान ये बहस और तेज होगी कि दुनिया को आर्थिक असंतुलन, भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बीच किस तरह अधिक टिकाऊ विकास मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए। एवियन फ्रांस से अजय मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। न्यूज एट 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। उत्तर प्रदेश के विमानन इतिहास में आज एक नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। इस एयरपोर्ट को यात्रियों की सुविधा और टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान देते हुए डिजाइन किया गया है। आज इस विशेष अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजारप्पू ने
कहा है कि आज बहुत खुशी का दिन है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना बताया था। कैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो खास है और आज का दिन बेहद अहम क्यों हो जाता है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। आज से कमर्शियल उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है, यानी उड़ानों के जेवर मिल चुके हैं और इंडिगो फ्लाइट 6E2278 के साथ हुई है परिचालन की शुरुआत। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल और साथ ही आपको बता दें कि कैसे ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए माना जा रहा है गेम चेंजर, क्योंकि यहाँ से आर्थिक प्रगति होती हुई नजर आएगी, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे, कृषि, उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों पर व्यापक असर होगा। यमुना एक्सप्रेसवे से रणनीतिक रूप से ये जुड़ा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि रेल, सड़क, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के साथ इसको विकसित किया गया है। यात्रियों और माल ढुलाई के लिए ये कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसके साथ ही दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को इसका उद्घाटन किया था और कहा था कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कितना खास है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से बताते हैं कि जेवर एयरपोर्ट क्यों जरूरी है देश के लिए और इसमें क्या खास बात है। सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना में से एक है ये जेवर एयरपोर्ट। पहला चरण पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया गया है। इसके बाद अगर इसकी लागत की बात की जाए तो लगभग 11,200 करोड़ रुपए का निवेश जेवर एयरपोर्ट को बनाने में हुआ है। प्रारंभिक चरण की बात करें तो में यात्री संचालन क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की है और प्रति वर्ष इसको और आगे ये बढ़ेगा। पूर्ण विकसित होने तक 7 करोड़ यात्री प्रति वर्ष इसमें यात्रा कर पाएंगे। 3,900 मीटर लंबा रनवे है, बड़े आकार के विमानों के संचालन में सक्षम है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम। हर मौसम में ये दिन रात संचालन करने में भी इसकी कुशलता है और हवाई अड्डे में एक सुदृढ़ कार्गो प्रणाली भी इस जेवर एयरपोर्ट में शामिल है। मल्टी मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन इस जेवर एयरपोर्ट पर आपको मिल जाएंगे और एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा पर खास फोकस किया गया है, यानी आधुनिकीकरण के साथ इसको बनाया गया है, विकसित किया गया है, डिजाइन किया गया है। अब खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की सबसे बड़ी कवायद शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य में आज से एसआईआर की शुरुआत हो रही है और इसके लिए बीएलओ को 24 जून तक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 25 जून से घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन शुरू होगा। बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक मतदाता का सत्यापन करेंगे। फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। हर साल 15 जून को विश्व वायु दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पवन ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में इसकी भूमिका को बढ़ावा देना है। भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र पिछले 1 दशक में तेजी से आगे बढ़ा है। बात की जाए हरित भविष्य की ओर जो बढ़ता भारत है, उसमें भारत की पवन ऊर्जा में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 12 सालों में पवन ऊर्जा क्षमता में 2.66 गुना वृद्धि हुई है। 28 गीगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजनाओं का काम इस समय जारी है। साथ ही 2025-26 में 6.05 गीगावाट की रिकॉर्ड वार्षिक क्षमता वृद्धि दर्ज हुई है। लगभग 45% पवन ऊर्जा उत्पादन उच्च बिजली मांग के समय की है और विंड टर्बाइन निर्माण क्षमता 2014 के 10 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2024 में 24 गीगावाट हो चुकी है। ब्लेड, टावर, गियरबॉक्स सहित प्रमुख उपकरणों में 70 से 80% का इजाफा। 1000 मेगावाट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट के लिए 6,853 करोड़ रुपए की फंड और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि जीबीआई योजना के तहत 500 करोड़ की मदद। 500 मेगावाट का
कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफेंस पायलट प्रोजेक्ट और साथ ही भूमि ट्रांसमिशन और नियामकीय चुनौतियों के समाधान के लिए टास्क फोर्स का गठन। यूके, डेनमार्क, बेल्जियम के साथ पवन ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी और अनुसंधान सहयोग जारी है। ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि इस विश्व वायु दिवस पर किस तरीके से एक ग्रीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूचर की ओर यहाँ बढ़ता हुआ भारत नजर आ रहा है। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने, ईरान पर अमेरिकी नाकेबंदी हटाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक शांति समझौते के ढांचे पर सहमत हो गए हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना द्वारा लगाए गए ब्लॉकेड को भी तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक उनका यह बड़ा फैसला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को खोलने और वैश्विक तेल आपूर्ति को पूरी तरह सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। और आपको बता दें कि इस शांति समझौते पर अमेरिका और ईरान के अपने अपने दावे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर नजर डालें तो ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ शांति समझौता पूरा हो चुका है। ये ट्रंप का दावा है। युद्ध विराम दोनों देशों में एक स्थायी व्यवस्था है, जिसको लेकर ट्रंप कई बड़े दावे कर रहे हैं। सैन्य कार्रवाई रुकने की उम्मीद यहाँ ट्रंप जताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ जिस समझौते की बात हो रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी भी हटेगी। जो अमेरिकी नाकेबंदी है वो ईरानी बंदरगाहों से हटने का ऐलान भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ग्लोबल ऊर्जा आपूर्ति जल्द बहाल होगी, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के साथ समझौता बड़ी कूटनीतिक सफलता है, इसको एक बड़ी सफलता मानते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप और दुनिया से समझौते का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो अलग अलग देश हैं वो भी इस समझौते के साथ आए और अगले चरण की बातचीत सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है, क्योंकि सिर्फ अब कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर भर होने रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा समझौते से होगी पश्चिम एशिया में शांति की शुरुआत। तो ये तो दावा हुआ अमेरिका का। आइए अब ये देखते हैं कि ईरान के सुर क्या है। ईरान के सुर कुछ अलग नजर आ रहे हैं। क्या ईरान ये मान रहा है कि समझौता हो गया है? उसका कहना है कि अंतिम शांति समझौते की तस्वीर अभी भी धुंधली है। अमेरिका के साथ आगे की बातचीत की जरूरत है। उन्होंने ये कहा है कि बातचीत अभी और आगे जारी रहेगी। दोनों पक्षों में 60 दिन तक चलेगी वार्ता। यानी जिस हस्ताक्षर की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, यहाँ ईरान उसी का पलटवार करता हुआ कह रहा है कि 60 दिन तक चलने वाली है वार्ता। कई शर्तों पर अभी भी सहमति नहीं है। यानी कई शर्तों पर अभी भी ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ बात नहीं बनी है। परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम सहमति अभी भी नहीं है। कई निरीक्षण व्यवस्था पर चर्चा अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा जो नई निरीक्षण व्यवस्था बनाने की बात की गई है उस पर अभी और वार्ता होना बाकी, उस पर और बातचीत होगी। अमेरिकी प्रतिबंधों पर फैसला अभी बाकी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि व्यापक समझौते की ज़रूरत है इस समय और उस पर जोर देने की ज़रूरत है। अगले दौर की वार्ता को अहम बता रहा है इस समय ईरान, और कई तकनीकी और राजनीतिक मुद्दे अभी भी शेष है। यानी ईरान अभी भी शांति समझौते को लेकर जो तस्वीर है ईरान की तरफ से वो धुंधली नजर आ रही है, उसमें उतनी प्रतिबद्धता नहीं नजर आ रही। अंतिम नतीजे आने तक इंतजार करें, ये कहना है ईरान का। आइए अब आगे बढ़े। हालांकि अमेरिका और ईरान के ऐतिहासिक शांति समझौते और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के फैसले का वैश्विक नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे शांति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने साफ किया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। जर्मन चांसलर ने इस सफलता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने जलमार्ग को बिना शर्त तुरंत खोलने की कड़ी मांग की है। इसके साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस अहम समझौते को वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षित समुद्री व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी राहत बताया है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली की खबरों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की ऐतिहासिक घोषणा के बाद आज भारतीय शेयर बाजार ने बम्पर तेजी दिखाई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1100 से अधिक अंक की भारी बढ़त के साथ खुला। वहीं निफ्टी 360 अंक उछलकर 23,984 के पार पहुंच गया। इस वैश्विक घटनाक्रम के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 5% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में सुधार की उम्मीद जगी है।
इसी के साथ न्यूज एट 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं खबरों का सरपंच न्यूज पंच। मेरी सहयोगी कृतिका के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।